रामायण की कहानी हम सब ने सुनी है ना? राम का वनवास, सीता का हरण और रावण पर वो जबरदस्त जीत। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसी कहानी का एक और पहलू हो, एक ऐसी रामायण जो हमारे हीरोज को विलन और विलन्स को हीरो की तरह दिखाए। तो ये है वो किताब सच्ची रामायण। इसे लिखा है पेरियार ईवी रामास्वामी ने। और देखिए, ये सिर्फ कहानी को अलग ढंग से नहीं बताती, ये तो पूरी कहानी की जड़ पर ही सवाल उठा देती है, उसके किरदारों पर, उनके इरादों पर और कहानी के असल मैसेज पर। इसी को कहते हैं किसी कहानी का विखंडन, मतलब उसे पूरी तरह से खोलकर उसके हर पुर्जे को जांचना। और ये किताब इतनी विवादास्पद थी कि जरा सोचिए, सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। इसके पब्लिशर को अपनी बात कहने की आज़ादी के लिए एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालतों में से एक तक गया था। तो चलिए आज इसी किताब की परतों को खोलते हैं। हम देखेंगे कि इसकी कहानी क्या है, क्यों इस पर इतना विवाद हुआ, फिर हम इसके किरदारों के डीकंस्ट्रक्शन को समझेंगे। ये भी जानेंगे कि रामायण को एक राजनीतिक इतिहास की तरह कैसे देखा गया है। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि पुरानी कहानियों को बार बार क्यों सुनाया जाता है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक विवादास्पद सच्ची रामायण, मतलब उस किताब की कहानी जो सीधा कोर्ट तक पहुंच गई। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक पूरी लड़ाई थी। 1968 में जब ललय सिंह यादव ने इसे हिंदी में छापा तो मानो एक तूफान ही आ गया। साल भर के अंदर अंदर सरकार ने इसे बैन कर दिया, लेकिन यादव जी ने हार नहीं मानी। 2 साल तक केस चला और फिर जनवरी 1971 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि विचारों को दबाया नहीं जा सकता और बैन हटा दिया गया। तो आखिर इस किताब का मकसद क्या था? आसान भाषा में कहें तो ये किताब कहती है कि रामायण को सिर्फ भक्ति भाव से मत देखो, बल्कि तर्क की कसौटी पर भी परखो। मतलब किरदारों को भगवान या राक्षस मानने के बजाय ये देखो कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। उनके एक्शन का विश्लेषण करो। चलिए अब आते हैं किताब के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, यानी किरदारों का डीकंस्ट्रक्शन। देखते हैं कि ये किताब हमारे हीरोज और विलन्स की जो छवि बनी हुई है उसे कैसे तोड़ती है और उन्हें एक बिल्कुल नई रोशनी में पेश करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं राम के किरदार की, जिन्हें हम सब एक नायक के तौर पे पूजते हैं। किताब ना बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करती। राम पर जो चैप्टर है उसकी शुरुआत ही इस लाइन से होती है कि हमें उनके चरित्र पर विचार करना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये हमें कह रही है कि उन्हें सिर्फ एक देवता की तरह पूजने के बजाय एक इंसान के तौर पर उनके कामों को परखा जाए। तो पेरियार राम की आलोचना करते कैसे हैं? पहली बात, वो कहते हैं कि राम में भी कई इंसानी कमजोरियां थी। दूसरी, वो सीता के प्रति उनके बर्ताव पर सवाल उठाते हैं, खासकर तब जब रावण की कैद से लौटने के बाद उनकी पवित्रता पर शक किया गया। किताब का ये भी तर्क है कि राम के कई फैसले, जैसे कि छिपकर वाली को मारना, धर्म के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए थे। और शंभू की हत्या को तो ये किताब जाति पर आधारित अन्याय का एक सीधा सीधा उदाहरण मानती है। अच्छा, राम के बाद अब बात करते हैं सीता के किरदार की, जिसको ये किताब एक बिल्कुल ही अलग नजर से देखती है। तो अब सीता की बात, किताब एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करती है। वो कहती है, पूरी रामायण में सीता शब्द का मतलब ही संकट है। मतलब उन्हें एक रानी की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी औरत की तरह देखा गया है जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ दुख और तकलीफों में बीती। सच्ची रामायण में जो सीता हैं वो चुपचाप सब कुछ सहने वाली पत्नी नहीं है, वो राम के फैसलों पर सवाल उठाती हैं। किताब ये भी कहती है कि अग्नि परीक्षा जैसी घटनाएं उनके साथ हुए जबरदस्त अन्याय को दिखाती हैं। मतलब संक्षेप में कहें तो ये किताब सीता को एक मजबूत, अपनी बात रखने वाली महिला के रूप में पेश करती है, ना कि एक बेचारी की तरह। और अब उस किरदार की बात जिसे हम हमेशा से कहानी का विलन मानते आए हैं, रावण। आमतौर पर रावण का नाम सुनते ही दिमाग में एक राक्षस राजा की तस्वीर आती है ना? लेकिन ये किताब एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाती है। रावण पर जो चैप्टर है उसकी शुरुआत उसकी बुराइयों से नहीं बल्कि उसकी खूबियों से होती है। उसे एक महान विद्वान, शिव भक्त और एक शक्तिशाली हीरो बताया गया है। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये पारंपरिक विलन वाली कहानी तो नहीं है। इस किताब के हिसाब से रावण सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक बहुत ज्ञानी और काबिल राजा है।
सीता का अपहरण उसकी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए किया गया एक्शन बताया गया है, ना कि सिर्फ वासना के लिए। और ये भी लिखा है कि कैद में रावण ने सीता के साथ सम्मान से व्यवहार किया, और सबसे बड़ी बात, उसे एक वीर द्रविड़ राजा के तौर पर दिखाया गया है जो अपने कल्चर को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, रामायण एक राजनीतिक इतिहास के रूप में। अब यहाँ किताब का जो मेन तर्क है वो सिर्फ किरदारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे जाता है। और अब हम आते हैं सच्ची रामायण के सबसे, कह सकते हैं, विस्फोटक तर्क पर। ये किताब कहती है कि रामायण असल में कोई धार्मिक कहानी है ही नहीं, बल्कि ये एक राजनीतिक कहानी है। कहानी है उत्तर के आर्यों की, जो दक्षिण के द्रविड़ लोगों पर जीत हासिल करते हैं और उन पर अपना कल्चर थोपते हैं। तो इस नजरिए से देखें तो राम और उनकी सेना उत्तर के आर्यों को रिप्रेजेंट करते हैं जो दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे, और रावण और उसका राज्य लंका एक बहुत ही विकसित और सभ्य द्रविड़ सभ्यता को। इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक राम की धर्म की जीत असल में एक कल्चर की दूसरे कल्चर पर राजनीतिक और मिलिट्री जीत की कहानी है, जिसे बाद में एक धार्मिक कहानी का रंग दे दिया गया। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। आखिर पुरानी कहानियों को नए तरीके से क्यों सुनाया जाता है? चलिए सच्ची रामायण के मकसद और असर को समझते हैं। तो सवाल उठता है कि पेरियार ने ये किताब लिखी ही क्यों? ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखी गई थी। उनके लिए ये सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने का एक हथियार था। रामायण जैसी कहानी को चुनौती देकर वो असल में उन सामाजिक ढांचों पर सवाल उठा रहे थे, जैसे कि जाति व्यवस्था और पितृसत्ता, जिन्हें सदियों से ऐसी कहानियों के जरिए सही ठहराया जाता रहा है। और इसका एक और भी गहरा मकसद है, हमें सोचने पर मजबूर करना। ये किताब सिखाती है कि हमें सुनाई गई कहानियों को आंखें बंद करके मान नहीं लेना चाहिए, भले ही वो कितनी भी पवित्र क्यों न हो। ये हमें सवाल पूछने के लिए और तर्क का इस्तेमाल करने के लिए उकसाती है। और आखिर में सच्ची रामायण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि हम अपनी सबसे पवित्र मानी जाने वाली कहानियों को फिर से क्यों जांचते हैं, उन पर सवाल क्यों उठाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि इन कहानियों में ही ये ताकत होती है कि वो हमें बताती हैं कि हम कौन हैं। और जब हम उन पर सवाल उठाते हैं तो हम असल में ये तय कर रहे होते हैं कि हम भविष्य में कौन बनना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो मिथक, इतिहास और सत्ता के बीच के गहरे रिश्ते को उजागर करता है।